कानूनी अधिकार दिया कि सरकार ही तुम्हारा 27 साल की उम्र तक ख्याल रखे। अभी हम अपनी आर्थिक स्थिति से उबर ही रहे थे। प्रदेश आर्थिक तंगहाली के जाल में फंसा हुआ था और इस आर्थिक बदहाली की लड़ाई हम लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले 5 वर्षों की सरकार थी, उसने प्रदेश पर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ा और जो 6th पे कमीशन हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को दिया, उसकी 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर छोड़ी। हमने हिम्मत नहीं हारी। हम उस कर्जे की चुनौती के साथ साथ प्रदेश के विकास में आगे बढ़ते गए और आज मुझे खुशी इस बात की है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्यान आकर्षित करने के लिए जो बात कह रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि 2022-23 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था। और मैं पिछले कल बयान देख रहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कर्जा उन्होंने लिया, इलेक्शन का वर्ष था, 14,000 कर्जा लिया, 9,000 के करीब शिक्षा संस्थान और दूसरे संस्थान खोल दिए। जब दिल आया, चुनावों का 6 महीने का पहले का समय था, यहाँ एसडीएम ऑफिस खोल दो, यहाँ डिवीजन ऑफिस खोल दो, यहाँ स्कूल अपग्रेड कर दो, लेकिन इन ऑफिसों में जो नियुक्तियां होनी चाहिए थी वो नियुक्तियां नहीं थी। हमने फैसला किया कि अगर हम इन 9,000 संस्थाओं को खोलते हैं तो तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। पैसे की भी बात नहीं होती, लेकिन 15,000 करोड़ के बाद इन संस्थान को चलाने के लिए जो सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए थी, उसके लिए कोई हमारे पास नियुक्ति करने के लिए कोई साधन नहीं था, ना तो नियुक्ति की गई थी। इसलिए हमने प्रयास किया और पहले वर्ष में हमने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया और आज मुझे खुशी है, 1 वर्ष में हमने ऐसे कानून बदले, ऐसी व्यवस्था लाई कि आज हमारी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पटरी पर आना शुरू हो गई और 20% हमारी अर्थव्यवस्था में 1 साल के कार्यकाल में सुधार हुआ। जब सुधार की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को पूरा कर सकते हैं। अभी हम इस समस्या से जूझ ही रहे थे कि प्रकृति ने हिमाचल प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना हम लोगों को करना पड़ा। हमारे जीवन काल में हमने कभी भी ऐसी तबाही का मंजर नहीं देखा, ऐसी त्रासदी हमने कभी भी नहीं देखी। मैं पूरे प्रदेश में घूमा, मैं कुल्लू क्षेत्र में गया जहां सड़कें पूरी तरह उखड़ गई थी, मकान बह गए थे, पीने की पानी की योजनाएं ब्यास नदी में बह चुकी थी, ना रोशनी थी, ना सड़क था, ना पीने का पानी था। हमारी सरकार की इच्छा शक्ति देखिए, हमने 48 घंटे में जो 7 जुलाई को बारिश में भारी तबाही कुल्लू जिले में हुई, हमने 48 घंटे में पीने की पानी की योजनाओं को भी सुचारू रूप से शुरू किया, टेम्परेरी सड़क भी बहाल की और बिजली की रोशनी भी उपलब्ध उन्हें करवाई। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि ये बरसात का इतना भयंकर दौर आएगा कि 14 अगस्त को मैं शिमला से कुल्लू जाने के लिए अभी जाने ही वाला था कि पता लगा कि पिछले रात की बारिश ने एक ही दिन में 51 लोगों को हमसे छीन लिया। पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे ऊना था, चाहे बिलासपुर था, चाहे मंडी था, सब जगह तबाही का मंजर था। हर जगह से फोन आ रहे थे कि हमारी सड़क टूट गई है, हमारी पानी की पीने की योजना बह गई है। हमारी सरकार ने हिम्मत नहीं हारी। हमने दिन रात प्रयास किया, रात के 2-2 बजे तक हम अधिकारियों की बैठक लेते रहे। सुबह में हर डिस्ट्रिक्ट में जाता था, हर शाम को 6 बजे मैं बैठक लेता था और मैंने कहा
हिमाचल प्रदेश के गांव का कोई भी क्षेत्र पानी से महरूम नहीं रहना चाहिए, सड़क से महरूम नहीं रहना चाहिए, बिजली से महरूम नहीं रहना चाहिए, और हम दिन रात प्रयास करते हैं। आपदा भी ऐसी, एक समय यह पता लगता कि आज यहां क्लाउड बर्स्ट हो गया, 7 मकान बह गए, 15 व्यक्ति पानी में लीन हो गए। हर दिन यही सूचना हमें आपदा के समय मिलती रही। कई घर बर्बाद हो गए। कईयों ने कल्पना भी नहीं की थी, कि सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन पहले जिस घर में वो रह रहे थे, अगले दिन उनका ये आशाना, ये भारी बरसात उनसे छीन ले जाएगी। बड़ी मुश्किल से एक घर बनता था, पाई पाई जोड़कर एक हिमाचल का आदमी घर बनाता है, और अगले दिन जब उस घर से उसे पता लगता है कि भारी बारिश ने इसको तबाह कर दिया, आप अंदाजा लगाइए जिसका घर बार बर्बाद हो जाता है उसके मन पर क्या बीतती होगी। वो दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। हमारी सरकार ने फैसला किया कि थोड़े समय के लिए इन जो परिवारों के घर उजड़ गए हैं उन्हें किराए के मकान में रखा जाएगा। और हमने हिंदुस्तान में ऐसी कोई योजना थी, पहली ऐसी योजना लाई जहां आपदा प्रभावित परिवारों को गांव में 5,000 रुपया प्रति घर के हिसाब से, प्रति परिवार के हिसाब से किराए के रूप में हमने दिया, और 10,000 रुपया शहर में दिया। उनके बर्तन तक नहीं बचे थे। हमने गैस का सिलेंडर, बर्तन से लेकर खाने पीने की आपूर्ति अभी 31 मार्च 24 तक हमने उनके लिए जारी रखी है। उसके बाद इस बर्बाद प्रदेश को आबाद करने की जिम्मेवारी भी हमारी सरकार की थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं बार बार केंद्र के नेताओं से मिला, बार बार मैंने अनुरोध किया कि इस आपदा को या तो आप राष्ट्रीय आपदा घोषित करें या स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित कीजिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जितने भी विधायक थे सबसे अनुरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, जैसे कि मेरे साथी इंद्रदत्त लखनपाल जी ने बोला, प्रस्ताव लाए विधानसभा में, 3 दिन तक बड़ी बड़ी चर्चाएं की। हर घर बसना चाहिए, हर घर में पानी पहुंचना चाहिए, सड़क उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन जब प्रस्ताव पर वोट डालने की बारी आई, भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक उस प्रस्ताव के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। वो प्रस्ताव कोई हमारे समर्थन में नहीं था कि सरकार के समर्थन में था। वो प्रस्ताव तो उन आपदा प्रभावित परिवारों के समर्थन में था जिनका घर उजड़ चुका था, जिनका घर आंशिक रूप से टूट चुका था। वो उनके साथ नहीं खड़े हुए। आए दिन बयानबाजी करते हैं कि केंद्र सरकार ने बहुत पैसा दिया। केंद्र सरकार ने कोई हमें ऐसा पैसा नहीं दिया कि जो स्पेशल रिलीफ पैकेज हो। हमें स्पेशल रिलीफ पैकेज के समय कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। जो सहायता मिली वो हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कानून के तहत जो बनता था वो सहायता हमें मिली। अब जब आपदा से निपटने के बाद केंद्र सरकार के कानून हैं, उन कानून के तहत हमने क्लेम भरा। 10,000 करोड़ रुपए का जो केंद्र सरकार के कानून है उसके अनुसार हमने क्लेम भरा। वो क्लेम हमें इस दिसंबर में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो क्लेम अभी तक नहीं आया। कौन लोग हैं जो इस प्रकार का क्लेम लिखवा रहे हैं? केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेता जो यहां से चुनकर जा रहे हैं वो हमारा क्लेम लिखवा रहे हैं। क्यों नहीं वो आपदा प्रभावित परिवारों के क्लेम को आने देते? ये सवाल आने वाले समय में आप उन लोगों से जरूर पूछिए। हमने देखा कि जब हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है, हमने फैसला किया, हमने बजट में जो प्रावधान किया था उसमें थोड़ा कट लगाया और 45 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज उन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हमने दिया जो इस आपदा में अपना सब कुछ खो चुके थे। ये हमारी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देने के बाद तकरीबन 4,000 घर जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए थे,
12,000 घर जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, 5,000 के करीब पशुशालाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, कितने पशु बह चुके थे। मेरे पास अधिकारी कानून लेकर आए, कहा कि जिसका घर पूर्णतया नष्ट हो गया उसको हम सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं, और जिसका घर की एक दीवार टूट गई या घर के आगे का डंगा टूट गया या उसके घर के अंदर पानी घुस गया उसको हम सिर्फ 5,000 रुपया देंगे। जिसका पशु मर गया उसको हम सिर्फ 25,000 रुपया देंगे। हमने कहा इस कानून के तहत तो जिसने 20-22 लाख का घर बनाया होगा उसका बाथरूम भी नहीं बन पाएगा। मैंने कहा कि इस कानून में परिवर्तन करना होगा। अधिकारियों ने कानून के नियम पढ़ाने शुरू कर दिए। हमारी इच्छा शक्ति थी, हमने कहा इसमें कोई नियम नहीं चलेगा। 16,000 परिवारों के लिए हमने अपने राज्य का कानून बदल दिया और 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर वो सहायता राशि 7 लाख रुपए कर दी। ये दर्द हमारे दिल में था, ये पीड़ा हमारे दिल में थी, क्योंकि मैं जानता था, क्योंकि मैं भी आप जैसे परिवारों से उठकर राजनीति के इस शिखर के पद पर पहुंचा हूं। मैं जानता था घर पाई पाई जोड़कर बनता है, ईंट दर ईंट जोड़कर बनता है, बड़े प्यार से घर को सजाया होता है। और एक रात वो घर अगर आपदा में, भारी बरसात में गिर जाए, बह जाए, तो उस परिवार पर क्या बीतती थी। 7 लाख रुपया हमने उसको आपदा प्रभावित परिवार को दिया। पीने का पानी का कनेक्शन मुफ्त में दिया, बिजली का कनेक्शन में मुफ्त में देने की हमने बात कही है। ये पीड़ा थी हमारे मन में और हमने करके दिखाई। उसके बाद हमने देखा कि जो कानूनी अदालत, राजस्व अदालतें हैं, कई कई दिनों तक, कई कई सालों तक तकसीम नहीं होती थी। कहावत थी कि तकसीम अगर बुजुर्ग के समय शुरू की गई है तो पोते के समय पूरी होगी। इंतकाल नहीं होते थे, पटवारी साहब नहीं मिलते थे, तहसीलदार साहब नहीं मिलते थे। हमने कहा कि राजस्व अदालतें लगेगी और तकरीबन उन राजस्व अदालतों में 65,000 इंतकाल हुए। आप अंदाजा लगाइए कि वो इंतकाल किस समय से पड़े होंगे। मैं धन्यवाद राजस्व के अधिकारी, पटवारी, कानूनों का भी करना चाहता हूं, जिन्होंने दृढ़ता से ये फैसला किया कि हम इन तकसीम को भी करेंगे और हम इंतकाल को भी करेंगे। इसके लिए भी मैंने कानून बदल दिया, नहीं तो समझ ही नहीं होते थे 10-10 साल तक। क्यों? क्योंकि गांव के लोगों की आवाज जो है वो हमारे सरकार की आवाज है। इसीलिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आज आपके बीच में आई है। ये कार्यक्रम कोई महज कार्यक्रम नहीं है, आने वाले बजट में इसकी झलक आपको नजर आएगी। हमने पहली बार ऐसा बजट प्रस्तुत किया जिसमें यह कहा गया कि 2026 तक हम अपने राज्य को ग्रीन राज्य के रूप में विकसित करेंगे। हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में शिक्षा के स्तर में इतनी गिरावट आई, मतलब जो बच्चे शिक्षक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनके स्तर में इतनी गिरावट आई कि 5वीं का बच्चा दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता, दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ सकता। और गुणात्मक शिक्षा में हम 18वें स्थान पर पहुंच गए। ये पिछली सरकार की देन है हमारे पास। आज हम 18वें स्थान पर है। हमने शिक्षा के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने का फैसला किया और मुझे खुशी है 2 महीने बाद जो नया एकेडमिक सेशन होगा उसमें हमारा सबसे ज्यादा जोर बच्चों की गुणात्मक शिक्षा पर होगा। हमने कमी को पहचाना कि हमारा गांव का बच्चा किस कमी के कारण आत्मविश्वास से भरपूर नहीं हो पाता। उस कमी में हमने देखा कि जब वो इंग्लिश नहीं बोल पाता तो थोड़ा सा उसके मन में आत्मविश्वास की कमी रहती है। इसका ये मतलब नहीं कि हिंदी में पढ़ने वाला बच्चा अच्छा नहीं हो सकता। हम भी तो हिंदी स्कूलों में पढ़े हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं, आज इस कुर्सी पर पहुंचे हैं। लेकिन जब
भविष्य की चुनौतियों का सामना करना है तो हमें अपनी युवा पीढ़ी और बच्चों को भी भविष्य की चुनौतियों की तरह शिक्षा देनी पड़ेगी। और हमने पहली कक्षा से आने वाले एकेडमिक सेशन में पूरी तरह इंग्लिश मीडियम से शुरू करने की बात कही है। हमने प्रिंसिपल को यह अधिकार दे दिया कि ड्रेस भी आप ही चुनेंगे। और हमने एक ही कैंपस में 3 तरह के कानून थे, 3 प्रकार की खिचड़ी बना करती थी कि एक ही कैंपस है, एलिमेंट्री का अलग है, प्राइमरी का अलग है और सेकेंडरी का अलग है। हमने कहा एक ही कैंपस में जो भी उसकी यूटिलाइजेशन उसके चीज़ों की होनी है वो सारा कैंपस के लोग करेंगे और एक प्रकार से चाहे खेल का ग्राउंड है, छोटे बच्चे भी उसका यूटिलाइज करेंगे। इसके अलावा हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की। आने वाले समय में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल शिक्षा के स्तर में भी बदलाव लाएंगे और समाज के मूलभूत सोच में भी बदलाव लाएंगे। और इस पहले बोर्डिंग स्कूल की शिलान्यास हमने बोरज विधानसभा क्षेत्र में कर दी है। यह हमारी सरकार की कर्तव्य निष्ठा है। फिर हमने कहा हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लेकिन जिन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस देश में विकास की गाथा लिखी है उनको हमने ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। पहली सरकार है जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। उस ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा जब वो बुढ़ापे में जाएंगे 60 साल की उम्र के बाद, सरकार से जब उन्हें एक अश्योर्ड इनकम होगी कि मुझे हर महीने सरकार से इतने पैसे आएंगे, वो गर्व से अपनी जिंदगी को जी सकेगा। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा है। पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछा जाना चाहिए और पूछना भी आपका अधिकार है कि हमारे यहाँ से जो सांसद चुनकर जाते हैं, 3 सांसद चुनकर गए, ऐसी आपदा भगवान दोबारा ना लाए। क्या कभी इन 3 सांसदों की फोटो आप लोगों ने एक प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी सरकार के गृह मंत्री के पास देते हुए देखी है कि कम से कम इन आपदा राहत परिवारों को रिलीफ पैकेज दीजिए? देखी कभी किसी ने फोटो? नहीं देखी। आपको पूछना चाहिए उनसे कि आप क्यों चुनकर जाते हो? जब प्रदेश में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आती है आप मूक दर्शक बनकर खड़े रहते हो। ये सवाल हिमाचल की जनता को पूछना चाहिए। बीबीएमबी के हमने 4300 करोड़ रुपया लेना है। हम सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, लेकिन वहां भी किसी ना किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ये लोग अड़चने पैदा कर रहे हैं। हर चीज में ये अड़चने पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम इन अड़चनों से घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम आम आदमी की सोच को अपनी सरकार के दस्तावेज में शामिल कर चुके हैं। और जब आम आदमी का साथ हमारे साथ होगा, हम कह सकते हैं कि हम भविष्य की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार खड़े हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारी योजनाएं किसानों को समृद्ध करने के लिए आने वाली है। उन योजनाओं से किसान की आय भी बढ़ेगी, किसान के हाथ में नकद पैसा भी आएगा। ये योजनाएं भविष्य में आपकी आर्थिक उन्नति में और मदद करेगी। हमारी सरकार इस दृष्टि से भी काम कर रही है, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, लेकिन आपको उन नेताओं से जरूर पूछना चाहिए जो आपका वोट लेकर तो चुनकर चले जाते हैं, जो आपका वोट लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया, क्या दिया? महज राजनीतिक नारों से राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जा सकती। प्रदेश में विकास करवाने के लिए आप लोगों को भी महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए, लेकिन वो इस योगदान से हमेशा पीछे रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारी सरकार है जो गांव के लोगों की सरकार है, आम लोगों की सरकार है।
महिलाओं के सम्मान की सरकार है, युवाओं को रोजगार देने की सरकार है, कर्मचारियों के सम्मान की सरकार है। एक साल में हमने एक साल में 20,000 करोड़ के हमने रोजगार के अवसर सरकारी क्षेत्र में पैदा किए, जो 31 मार्च से पहले अभी भरे जाने हैं। सभी लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन हम ऐसी नीति बना रहे हैं तकरीबन सभी लोग किसी न किसी रूप से, चाहे सरकारी क्षेत्र है, चाहे निजी क्षेत्र है या कृषि क्षेत्र है, किसी न किसी रूप में उसको रोजगार मिले। हमारी सरकार इस दिशा से आगे बढ़ रही है। अंत में मैं एक बार फिर से, इंद्रदत्त लखनपाल जी ने बहुत लंबा किताब रख दी है, और इतनी लंबी किताब रख दी कि ये सोच रहे कि अभी तो पहला साल है तो पहले साल ही सारी मांगे पूर्ण कर ली जाए। नहीं तो ऐसी मांगों की किताब जो आती थी चुनावों से 6 महीने पहले आती थी, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो मैं जब इनसे बात कर रहा था कि इंदर जी इनके लिए पैसे कहां से आएगा, आप तो और हम तो बजट में बोलते रहते हैं, लेकिन हमीरपुर जिले से मुझे कहते हैं कि आप हमीरपुर जिला से मुख्यमंत्री बने तो मुख्यमंत्री का थोड़ा बहुत असर तो होना चाहिए। तो ये हमेशा अपने लिए किसी न किसी तरह से आपके काम के लिए हमेशा जूझते रहते हैं। और एक बात मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ, ये व्यक्ति मैं अभी से नहीं जानता कि ये विधायक बन गए तभी जानता हूँ। इनके मन में आम आदमी की पीड़ा है। आपने एक ऐसे विधायक को चुनकर भेजा जिनके मन में आप लोगों के लिए दर्द है। विधायक बनते हैं, चुने जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं, लेकिन इनके मन में आपके लिए दर्द है। कोई महिला है, कोई युवा है, मेरे पास हमेशा आते कि इसको रोजगार देना है। जितना ये भाग दौड़ करते हैं, मैंने अपने जीवन में ऐसे विधायक बहुत कम देखे हैं। तो एक तो जो अच्छा सेवक होता है, अच्छा सेवा करने वाला होता है, उसको कभी खोना नहीं। जब आप खो देते तो काफी पिछड़ जाते हो। इन्होंने 2 बिजली क्षेत्र जो है, बिजली क्षेत्र में 2 सब डिवीजन खोलने की बात की है। एक आईपीएच का सब डिवीजन और एक पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन खोलने की बात है। आर्थिक तंगी के बाद भी इंदर जी ने मुझे कन्विंस किया कि आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमीरपुर जिले को कुछ मिलना चाहिए, तो ये दोनों सब डिवीजन मैं खोलने की घोषणा करता हूँ। बड़सर में इन्होंने अपना जो सिविल हॉस्पिटल है उसको 100 बेड करने की बात की गई है, उसको भी मैं स्वीकृति प्रदान करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी लंबी मांग रखी है। जिन स्कूलों में इन्होंने कहा है कि बड़सर राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बड़सर, सोरी एवं दांदड़ू में वाणिज्य, संकाय एवं साइंस मेडिकल स्ट्रीम की कक्षाओं के संचालन, इनमें साइंस और कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने की इन्होंने बात की है। और राष्ट्रीय वरिष्ठ घोट में समताना में भी कॉमर्स की क्लासेस शुरू करने की बात की है। कुलेड़ा में साइंस मेडिकल स्ट्रीम की क्लासेस शुरू करने की बात की है। द्विवेदी में मेडिकल साइंस की कक्षा संचालन हेतु साइंस की बात की है। जो भी इन्होंने कहा है, जितना मैंने कहा उतना अभी मिल जाएगी, बाकी को बाद में थोड़ा सा ये सोच रहे कि मैं दोबारा आऊँ ना एक ही बार में सब कुछ दे दो। एक लोहारली में मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्ट्रीम में क्लास साइंस की क्लासेस शुरू करने की बात की है। एक हमें बच्चे मिले थे द्विवेदी में भी मुझे बच्चे मिले थे जब मैं आपदा के समय आया था, वहाँ भी साइंस की क्लासेस शुरू करने की बात की है। और इन्होंने सलोनी में 10 बेड के हॉस्पिटल की बात की है। और इस इंडोर स्टेडियम के इन्होंने 50 लाख रुपए देने की बात की है। बाकी मेरे को दोबारा भी आने के लिए छोड़िए ना, तो बाकी मांगे जब दोबारा आऊंगा तब करूंगा आपके बाकी है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
जो हमारे संसाधन है, डिग्री कॉलेज के लिए भी तो दोबारा आना पड़ेगा। उसके बारे में जो आपने डिग्री कॉलेज के सरकारीकरण की बात की है, उसकी पूरी रिपोर्ट होने के बाद उस पर आगे बढ़ा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं इंद्रदत्त लखनपाल जी का और सरकार गौ के द्वार कार्यक्रम के तहत आने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। जो भी व्यक्ति मिलना चाहता है वो आराम से अपनी एप्लीकेशन लेकर आए, उस पर एड्रेस लिखे और अपना टेलीफोन भी नंबर लिखे, तब हम अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।